नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के 6 चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन को। तो सबसे पहले हमें अगर चैप्टर समझना है ना, तो हमें इसके नाम को समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर होता क्या है। तो आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करते हैं। मतलब आप देखो, संगठन तो बहुत सारे होते हैं, किसी देश के होते हैं, किसी राज्य के होते हैं, किसी क्षेत्रीय संगठन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो संगठन है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व के लेवल पे हम बात कर रहे हैं। विश्व के बहुत सारे देश इसमें शामिल होंगे और उनकी समस्याएं शामिल होगी। इनके सदस्य भी क्या होते हैं, अधिक होते, क्योंकि बहुत सारे देश इसके सदस्य होते हैं और इनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो भी अधिक होता है। अब आप सोचो कि इसमें बहुत सारे देश अगर भाग लेंगे तो क्या है कि इनकी जो कार्य क्षेत्र है वो अधिक तो हो ही जाएगी। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब राष्ट्र की अपनी एक संगठन होती है, राज्य के पास खुद का एक संगठन होता है, तो फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप देखिए, वही हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि विश्व की कुछ ऐसी समस्या होती है जिसका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता है। आप देखो कि जो समस्याएं होती है ना, वो बहुत अलग अलग तरह की होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, कई समस्या ऐसी होती है जिसका निपटारा यानी उसे कोई एक देश खत्म नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हमें ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अब आप समस्या को देखो, जैसे हो गया ग्लोबल वार्मिंग। अगर सिर्फ भारत चाहे कि वो ग्लोबल वार्मिंग को रोक दे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को रोक दे, तो ये क्या पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। और भारत ही क्या, अगर अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, कोई भी देश अगर चाहे तो ये खुद अकेले से नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि विश्व स्तर पे संगठन की आवश्यकता पड़ती है। आतंकवाद, अब आप देखो, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि 9/11 की जो घटना हो गई थी अमेरिका में, फिर आतंकवादी का जो हमला होता है वो विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में और बहुत भयानक तरीके से होता है। तो ये जो समस्या है ना, वो विश्व स्तर पे है। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है या फिर सिर्फ अमेरिका की समस्या बिल्कुल नहीं है। फिर है जलवायु परिवर्तन। अब आप देख रहे होगे अभी का जो सिचुएशन है, जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत हाई रहता है। आप पहले के समय में जाओ तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। फिर आप देखो पॉपुलेशन, ये सब क्या होता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समस्या है, ये सभी के साथ है और सभी को इसकी क्या करनी चाहिए कि मतलब सभी को इसका उपाय भी चाहिए, है ना, सभी को इससे निजात पानी है। अब आप देखो, विश्व के देशों के बीच समझौते कराने, जो विश्व के विभिन्न देश होते हैं उनके बीच समझौते कराने में भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। और आप देखो कि ये एक तरह के गार्जियन की तरह होते हैं। जैसे आप देखो, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा मेंबर होंगे, है ना, मम्मी पापा होंगे, आपके भाई बहन होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन फिर भी एक गार्जियन होता है। अगर आपके घर में पापा होंगे सबसे बड़े तो वो गार्जियन होंगे, या फिर उनके पापा, तो वो क्या होता है ना, उनका जो ऑर्डर होता है, उनकी जो बात होती है वो सभी को माननी पड़ती है। आप देखो, ये हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इसके जो भी सदस्य देश हो गए, उनको इनका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। अगर वो कहेंगे कि हमें झगड़ा नहीं करना है, यहाँ पे अच्छे से तुम बात करो, समझौता करो, तो हमें वहाँ पे समझौता ही करना पड़ेगा, हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब आप देखो, जो यूएनओ है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य। अब हम यूएनओ के उद्देश्य को समझते हैं, क्योंकि यूएनओ के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप शिक्षा पर पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा वीटो पावर के बारे में, या फिर जो यूएनओ है उसकी एजेंसियां हैं, मतलब पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में। तो वही ये चैप्टर है हमारा। आप यहाँ पे देखो कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना यूएनओ का एक उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं, आप देखो भारत चाइना के भी झगड़े होते हैं, फिर से जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान है उनके बीच होता है, भारत पाकिस्तान, मतलब
मतलब ये बहुत सारे देशों के बीच क्या है, हमेशा इस तरीके के जो झगड़े होते हैं वो लगे रहते हैं, तो इनको सुलझाने का काम यूएनओ करती है। झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाना, और झगड़ों को ये भी नहीं कि वो क्या करे युद्ध के बाद झगड़ों को सुलझाएं, उनका ये भी रहता है मकसद कि वो शांतिपूर्वक तरीके से, मतलब कम से कम हथियार का उपयोग करते हुए जो झगड़े हैं उनको सुलझाएं। उससे शत्रुता के दायरे कम होते हैं, और इससे क्या होता है, शत्रुता के दायरे कम होते हैं, क्योंकि हम बातचीत से ही फैसला लेना सीख जाते हैं। राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाता है, और ये क्या करता है, मान लो जैसे कोई देश में आपस में नहीं बनता है, भारत और नेपाल को आप देख लो, हमारा उतना खराब रिलेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा मोड़ा मतभेद है हमारे बीच। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर हमारे बीच कुछ समझौते हो जाएंगे तो हमारे बीच एक ना सहयोग की राह होती है ना, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब भूकंप आया था बहुत जोर का, तो हमने क्या है कि नेपाल की बहुत मदद की थी, या फिर जब श्रीलंका में बाढ़ आया था, सुनामी आई थी मतलब, तो वहाँ पे भी भारत ने बहुत मदद की थी। तो ये क्या है ना कि अगर कोई समझौता होता है या फिर यूएनओ इस तरीके से सारे देश को गाइड करता है ना, बिल्कुल गार्जियन की तरह, कि वो आपस में सहयोग रखते हैं, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है ये, और ये पूरे समाज के बढ़ावा का क्या करता है, ध्यान में रखता है। विभिन्न देशों की मदद करना, और सभी देश एक दूसरे की मदद करते हैं, समझौते करते हैं, तो यही सब यूएनओ का उद्देश्य है। जैसे मैंने आपको आसियान के बारे में बताया था, यूरोपीय संघ के बारे में बताया था, तो यूएनओ भी एक इसी तरह की संगठन है, लेकिन वो क्या थे, वो क्षेत्रीय संगठन थे। और ये आप देखो, ये आर्थिक रूप से भी क्या करते हैं कि यूएनओ की अपनी एजेंसियां हैं, या फिर वो अगर हेल्थ को लेकर हो WHO के बारे में आपने सुना होगा, या फिर व्यापार को लेके हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपने सुना होगा। तो यूएनओ की क्या है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, और इसका काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता। आप देखो, अगर हम स्वास्थ्य को देखें, या फिर शिक्षा को देखें, किसी भी चीज़ को देखें, बाल कोष को देखें, या फिर शरणार्थी जो होते हैं उनके तरफ देखें, तो सभी तरह की जो भी समस्याएं हैं या सभी से रिलेट यूएनओ की एजेंसियां मौजूद है। आप देखो यहाँ पे आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इनकी एजेंसियों के बारे में। तो सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जो यूएनओ है हमारा, उसको समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो आप देखो, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1943 नहीं होगा, यहाँ पे 45 होगा, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो सदस्य हैं वो 193 हैं। और इसमें शामिल होने वाला जो आखिरी देश है ना, यानी जो आप देखो सबसे लास्ट वाला अभी तक का, क्योंकि हो सकता है भविष्य में क्या हो और भी देश इसमें शामिल हो जाएं, तो आपके बुक में लास्ट जो है वो 193 और अभी तक का लास्ट दक्षिण सूडान है, ठीक है। और इसके अगर हम प्रमुख अंग की बात करें तो ये है 6 अंग जो प्रमुख हैं। और अगर आपके माइंड में आ रहा है कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो आप देखो कि भारत तुरंत ही, मतलब 6 दिन के बाद ही इसका सदस्य बन गया था, यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ में शामिल हो गया था। फिर आप देखो, अगर हम बात करें ना कि उत्तराधिकारी की, तो यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है, तो वो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। और आप उत्तराधिकारी मतलब आई होप कि समझ रहे होंगे, जैसे क्या होता है जब कोई राजा नहीं रहता है तो उसके पोस्ट पे उसका बेटा आता है, तो हम कहते हैं ना कि ये राजा का उत्तराधिकारी है। तो ठीक उसी तरीके से ये पहले लीग ऑफ नेशन काम करती थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब इसका विघटन हो गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया, तो इसलिए हम इसे इसका उत्तराधिकारी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, क्योंकि आप देखोगे हमें क्या करना है ना कि बहुत कम टाइम में 30 से 35 मिनट में मैं चाहती हूँ कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। तो हार्डली क्या है कि मतलब 40-45 बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं ले सकते, 40-45 मिनट से ज़्यादा, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी बोलना है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ आती है तो आप प्लीज़ उसे क्या करो, फिर से प्ले करके देखो, है ना, स्किप कर करके नहीं देखो, पहली बात। और दूसरी बात कि आप दोबारा वीडियो को देखोगे ना तो आपको अच्छे से पूरा याद हो जाएगा, फिर आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो मैं शब्द का यूज़ कर रही हूँ वो
बिल्कुल हमारे आम भाषा वाला, जो हम डेली बातचीत में जो वर्ड यूज़ करते हैं, मैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। यहाँ हमने लिखा बहुत कम है, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा आप चीज़ों को समझो, क्योंकि अगर आप समझोगे तो बहुत टाइम तक आपके माइंड में रहेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रट लोगे ना तो वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है। तो इसलिए आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करिए। तो आप देखिए, इसके जो प्रमुख अंग है ना, वो है सुरक्षा परिषद, दूसरे है महासभा, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यायसिता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब आप देखो, जो सुरक्षा परिषद है ये सुरक्षा का काम देखेगी। महासभा में कोई भी अगर बातें करनी होगी, मीटिंग करना होगा तो उसके लिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो ये न्याय का काम करेगी। सचिवालय, न्यायसिता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये इसकी 6 जो प्रमुख अंग है वो हो गए। अब हम देखते हैं इसकी एजेंसियां, जो मैंने अभी आपको बताया WHO के बारे में, क्योंकि आप देखो अभी जो कोरोना वायरस का स्थिति है ना, इसमें WHO का फैसला आया, रिपोर्ट आया, ये आपने बहुत बार सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, या फिर आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा। तो ये क्या है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO की ही एक एजेंसिया है जो स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी घोषणा, निर्णय ये सब घोषित करती है। और आप देखो कि जो अभी हमें है ना मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, 6 फीट की दूरी रखनी है, तो ये सब किसका निर्णय है? तो ये WHO का ही फैसला आया है और हम सब इसे मानते हैं। फिर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करती है ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यानी ये विकास को देखती है, मतलब किस तरीके से क्या कर सकते हैं कि हम अपना विकास कर सकते हैं विश्व लेवल पे, तो ये इसका काम होता है। फिर है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, मतलब ये मानव अधिकार आयोग जिसे हम कहते हैं, ये मानव अधिकार की रक्षा करती, जैसे मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य जो हो गए, मानवाधिकार, मतलब हर इंसान के पास क्या होती है, कुछ स्वतंत्र अधिकार होते हैं। तो ये सब अगर इसका हनन होता है तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी होगी तो वो कौन करेगा? तो UNHRC करता है। लेकिन ये बड़े लेवल पे अगर किसी पार्टिकुलर इंसान को कोई प्रॉब्लम हो गई, उसके मानवाधिकार का हनन हुआ, तो वो डायरेक्ट UNO के पास नहीं चला जाएगा, ठीक है, वो अपने देश के, राज्य के या फिर जिले के वहाँ पे वो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम विश्व लेवल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे UNHRC काम करेगी, ठीक है। फिर आप देखिए UNHCR, आप देखो यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस है UNHRC एंड HCR। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्या किया जाता है ना कि आपको ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है वो आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका फुल फॉर्म लिखिए, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि किसका क्या होगा। फिर आप देखो इसका जो होगा वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यानी ये शरणार्थी उच्च आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, यानी जो भी शरणार्थी आते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि बांग्लादेश के क्या है लगभग 80 लाख शरणार्थी आ गए थे 1971 वाले युद्ध में भारत। तो इस तरीके से जुड़े हुए जो भी बात होंगी तो उस पर फैसला कौन लेती है? तो वो UNHCR लेती है। फिर है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, ये जो बच्चों को लेकर जो भी कुछ आप देखो योजना वगैरह आती रहती है, तो ये सब इसका काम होता है। एट लास्ट जो है वो है यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये शिक्षा को भी देखती है, सामाजिक विकास को भी और सांस्कृतिक संगठन को भी देखने का काम करती है, ठीक है। तो ये आपकी थी UNO की जो एजेंसियां हैं और हमने इससे पहले इसके जो 6 अंग है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वो टॉपिक जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग से आपको कई बार बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है कि संख्या कितनी है इसके सदस्य की और कार्य क्या है। तो आप देखो अगर हम इसकी संख्या की बात करेंगे ना सदस्यों की, तो टोटल 15 सदस्य हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि टोटल 15 सदस्य है, जिसमें कि 5 क्या है वो है अस्थाई सदस्य और जो बाकी के 10 बचे वो है अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य मतलब वो परमानेंट है, यानी उनका जो सीट है, उनकी जो जगह है, पोजीशन है, वो कोई और देश नहीं ले सकता है। और इनमें जो देश आते हैं वो है अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। अब आप देखो कि इनके पास वीटो पावर है, जिसे हम हिंदी में निषेधाधिकार भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में वीटो को निषेधाधिकार करके लिख दिया जाए तो वो आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है कि मिस्टेक नहीं करना है।
आप यहाँ पे देखो कि ये जो वीटो पावर होता है ना, ये बहुत पावरफुल है। मतलब अगर कोई भी घोषणा होती है, कोई भी निर्णय आता है यूएनओ का, तो अगर ये पांचों जो देश है ना, वो अगर अपने वीटो का यूज़ करे तो वो यूएनओ के फैसले तक को रोक सकते हैं। जैसे आप देखो कि क्या हुआ था ना कि भारत को यूएनओ के स्थायी सदस्य बनने की बात कही गई थी, तो यहाँ पे ना अमेरिका ने भी सहमति दिखाई थी, फ्रांस ने, रूस ने, ब्रिटेन ने, सभी ने। लेकिन चाइना ने क्या किया था ना, अपना वीटो पावर वहाँ पे यूज़ किया था और भारत को इसका अस्थायी सदस्य बनने से रोका था। तो आप देखो कि यूएनओ को भी क्या करना पड़ा कि जानते हुए भी कि चाइना क्या है, शायद सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, वीटो पावर इतना पावरफुल है, तो इसलिए भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो अब आप सोचोगे कि ये कौन से देश होते होंगे, तो ये अस्थायी है, मतलब इनके क्या है, इसमें बहुत बार नए देश शामिल होते होंगे, फिर नए देश और जुड़ते होंगे, पुराने हट जाते होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है कि चुनाव द्वारा चुना जाता है, तो जिन्हें ज़्यादा सीटें मिलती, ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल रहता है, यानी 2 वर्षों के लिए ये यूएनओ के सदस्य बन जाते हैं। और आप देखो कि इसके जो सदस्य है ना, 2 वर्षों के लिए बनते हैं और कई बार अस्थायी सदस्य में भारत इसका हिस्सा रह चुका है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ गलती नहीं करनी है, बच्चे कई बार करते हैं कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना कि यूएनओ के कुल कितने सदस्य हैं, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज होके 5 लगा देते हैं, यानी जो अस्थायी सदस्य है उनकी संख्या वो लगा देते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अगर टोटल पूछा जाए तो वो होगा 15, जब अस्थायी पूछा जाए तो वो होगा 5 और जब अस्थायी पूछा जाएगा तो वो होगा 10। तो सारी चीज़ों को आपको अलग अलग अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम है, आप अभी से चीज़ों को कंठस्थ करते जाओ। फिर देखिए कार्य कि यूएनओ का क्या कार्य है, तो कार्य तो वही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या है, जो भी चीज़ें हैं, उनको शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से उसको ख़त्म करना, देशों के बीच शांति स्थापित करना, अनिवार्य निर्णय को घोषित करना। जैसे अभी आ रहा है ना कि मास्क लगाना सभी को अनिवार्य, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारे में वो पॉजिटिव वाले लक्षण आ जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। तो इस कारण क्या है कि जो भी अनिवार्य इस तरीके से जो भी घोषणा होती है, ठीक है, जो भी निर्णय होते हैं वो यूएनओ ही घोषित करती है। शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी करती है। और जैसे क्लास में कैसे होता है, अगर कोई बच्चा गलती करता है ना, तो टीचर उसको पनिश भी कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो यूएनओ होता है ना, वो मतलब उसके जो भी मेंबर हो गए वो क्लास के बच्चों की तरह होते हैं, और जो उसका टीचर हो गया वो यूएनओ की तरह काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरह। और वो किसी को भी पनिश कर सकता है गलत करने पे। वो शांति, जैसे हम क्लास में मैम कहती है ना कि हल्ला नहीं करो, शांति बनाए रखो, आपस में झगड़ो नहीं, तो ठीक इसी तरीके से यूएनओ का भी काम होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, ये कार्य 2 बार आ गया है। ठीक है, कोई नहीं, चलो ये देखिए कि यूएनओ में सुधार की आवश्यकता। अब आप सोचोगे कि जब यूएनओ इतनी अच्छी तरीके से काम तो कर रही है, तो इसमें हमें सुधार की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखो कि इसकी जो बनावट है ना और प्रक्रिया है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। संगठन के न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले मुद्दे को बढ़ाना, और जो इसके क्षेत्र है, जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने शिक्षा, व्यापार, ये सब के बारे में तो बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे कई ऐसे क्षेत्र हैं ना जिनके बारे में या फिर जिनसे जुड़ी हुई एजेंसियां यूएनओ में नहीं है। तो इसे क्या करना होगा ना कि इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं उन्हें बढ़ाना होगा, और इसके आकार में परिवर्तन की आवश्यकता है। यानी आप देखो कि इसके जो सदस्य है, वीटो के सदस्य, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखो ये बहुत कम है। ये इतनी बड़ी संस्था है, पूरे विश्व स्तर की है, और इसके अगर हम स्थायी सदस्य की बात करें तो वो मात्र 5 है, वीटो पावर मात्र 5 देशों के पास है। तो ये तो गलत है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसके सदस्यों को बढ़ाना चाहिए, नए देशों को इसमें शामिल करना चाहिए। और जिसमें टोटल क्या है, बहुत सारे देश हैं, और इसमें अभी 193 देश ही शामिल है, तो हमें इसमें और देशों को शामिल भी करना चाहिए। इसकी
कार्यशैली में बदलाव की ज़रूरत, क्योंकि आप देखो ना, आप देखो मामूली सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब आपको कोई समस्या होती है, अगर आप अभी अपने ज़िले की अगर आप डीएम से मिलना चाहते हो, तो वहाँ पे भी आप देखो ना कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप चाहो कि तुरंत आपको कोई समस्या हो, आप डायरेक्ट जिलाधिकारी से बात कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उनसे बात करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और ये तो क्या है ना कि वो आप सोचो सिर्फ उनका जिला ही संभालना काम होता है, और ये तो पूरे विश्व को संभालने का काम कर रही है, ये बहुत बड़ी संस्था है। तो ऐसे में क्या है ना कि इसके लिए जो कार्यशैली है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर कोई भी समस्या जाती है ना, आप देखो इसका फैसला आते आते ही बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। तो हमें क्या करना है ना, इसके कार्य करने के जो तरीके हैं उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, मैंने आपको बताया। तो उस समय का जो टाइम था ना वो शीत युद्ध का था। अब शीत युद्ध ये मत पूछना कि क्या होता है, जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट सेकंड वो शीत युद्ध के बारे में ही है। तो शीत युद्ध मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे युद्ध की संभावना होती है, पूरी तैयारी रहती है लेकिन युद्ध नहीं होता, लेकिन फिर भी डर दहशत बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आप देखो कि क्या 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट आया था, उस वक्त क्या है अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच इस टाइम में बहुत ज़्यादा रिलेशन खराब थे और शीत युद्ध के हालात थे। मतलब कब तीसरा विश्व युद्ध हो जाता ये किसी को पता नहीं था। तो ऐसे में जब इस वक्त इसका गठन किया गया ना, तो इस वक्त जो समस्या थी वो अलग तरीके से थी, शीत युद्ध का समय था। लेकिन अब क्या है ना कि हालात तो बदल गए हैं, अब इस तरीके की सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन जो इसका काम करने का स्टाइल है, तरीका है, वो अभी भी वही पुराना वाला है। तो इसलिए क्या है ना कि इसको अपने तरीके को बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो आप देखो कि ये सूट नहीं कर पाएगी सिचुएशन के साथ साथ। तो वही बात है, क्योंकि आप देखो जो हम अगर बदलाव की बात करें ना, तो यहाँ पे मैंने कुछ बदलाव भी लिया है। जैसे आप देख लो 1991 के बाद आए बदलाव, क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, मैंने पढ़ाया है आपको। और डेट आप फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि 25 दिसंबर, ठीक है, 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। फिर विश्व में अमेरिका एकमात्र शक्ति बची थी, चाइना का भी विकास हो रहा था। चाइना क्या बहुत विकसित हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1978 में जो मुक्त व्यापार की नीति थी उसके बाद चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। फिर है एशिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव। एशिया भी क्या है उस टाइम की अगर आप एशिया को देखो तो वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था जितना आज है, तो इसमें भी बदलाव आया है। नए देश यूएनओ में शामिल हुए हैं और नई नई समस्या आई है। जैसे आप देखो जलवायु परिवर्तन, ये पहले की समस्या नहीं है, इस तरीके से पहले नहीं होता था। ग्लोबल वार्मिंग, इतना ज़्यादा जो पॉल्यूशन है, ये सब जो समस्याएं हैं ना वो पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी जिस स्तर पे ये आज है। तो इसलिए क्या है ना कि जब इतनी सारी चीज़ें, इतने ज़्यादा बदलाव आए हैं विश्व में, तो हमें यूएनओ में भी तो बदलाव करना चाहिए ना, तभी तो वो अच्छे तरीके से समय के साथ साथ चल पाएगी, ठीक है। तो ये बात है। अब आप देखो 1992 में यूएनओ की मुख्य शिकायतें, और यूएनओ में क्या है शिकायतें भी की गई थी 1992 में। अब आप देखो शिकायतें क्या थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। मतलब सुरक्षा परिषद पे ये इल्ज़ाम लगा था कि वो अब क्या करता है कि राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करता है। मतलब वो वास्तविक में उसकी जांच पड़ताल, मतलब है ना, ठीक ढंग से वास्तविक ढंग से वो रियल में बात नहीं कर पा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा था यूएनओ में। इसके फैसले पर पश्चिमी देशों के हितों की छाप दिखती है। अब आप देखो कि यूएनओ का जो भी फैसला है, जैसे इसने क्या किया कि डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना दिया। तो आप देखो डॉलर कहाँ की मुद्रा है, अमेरिका की, तो ये किसी और देश की मुद्रा को भी तो बना सकता था, लेकिन इसने अमेरिका की मुद्रा को क्यों चुना। तो आप देखो यूएनओ का बहुत ज़्यादा ऐसा फैसला आता है ना जिसमें आपको पश्चिम देशों के हितों की छाप दिखेगी, और पश्चिम देश से हमारा सीधा मतलब अमेरिका से ही है। अब आप देखो यहाँ पे कि अमेरिका ने, मैंने आपको पढ़ाया 3rd चैप्टर में विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जो चैप्टर का नाम है, उसमें मैंने आपको बताया कि कई बार यूएनओ ने अमेरिका को मना किया कि तुम युद्ध नहीं करोगे, इराक पर हमला नहीं करोगे, है ना, अफगानिस्तान पर हमला नहीं करोगे, लेकिन फिर भी अमेरिका यूएनओ की बातों को अनदेखा करता है,
ठीक है। इसके बावजूद भी आप देखो कि उसको अस्थायी सदस्यता मिली हुई है, उसके पास वीटो पावर है, और यूएनओ जानबूझ के मतलब जानता भी है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, फिर भी उसको उतना ज़्यादा पनिश नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि इसके जो फैसले होते हैं उसमें पश्चिमी देशों के हितों की छाप नज़र आती है। सुरक्षा परिषद के में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं, और जो सुरक्षा परिषद है ना उसमें बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि आप देखो इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं, मात्र 5 है, अस्थायी 10 है। अब आप देखो कि इसमें जब एक देश ने इसको वीटो लगाया तो ऐसा करना चाहिए कि आप देखो कि एक भी अगर वीटो का यूज़ कर रहा है तो भारत उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है ना कि इसके जो ये इस तरीके के जो इसके रूल रेगुलेशन है उसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये सभी बातें, ये कुछ शिकायतें यूएनओ से की गई थी। इसके बावजूद भी यूएनओ क्या है कि मतलब ठीक ढंग से काम कर पा रहा है। अगर वो थोड़ा सुधार कर ले अपने में तो फिर हमें क्या करना होगा कि जैसे हमने लीग ऑफ नेशन से सर्टिफाइड नहीं हो पाए थे हम, है ना, इसलिए हमने यूएनओ की स्थापना की थी। तो अगर हम इसमें कुछ सुधार कर लेना तो हमें इन फ्यूचर फिर किसी और संगठन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अब देखो भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्य क्यों बनाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चारों देशों ने जब हाँ किया था यूएनओ में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए, तो कोई ना कोई वजह तो हुई होगी इसके पीछे। तो आप देखो जो भारत है ना वो बड़ी आर्थिक ताकत है। अगर आप देखो कि ये पॉपुलेशन की दृष्टि से देखो तो विश्व में दूसरे स्थान पे आता है भारत। ये जो क्षेत्रफल है इसका उसकी दृष्टि से देखो तो 7वें स्थान पे आता है। मतलब क्या है कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर है, इसकी जो क्षेत्रफल है वो अच्छे हैं, लंबे खासे है ना, बहुत लंबे चौड़े है भारत का क्षेत्रफल जो है। फिर यहाँ की जनसंख्या भी अच्छी खासी है, जो आर्थिक वृद्धि है वो भी अच्छी है, भारत विकासशील देश है और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी सैन्य ताकत है, हमारी सैन्य ताकत भी अच्छी खासी है, बड़ी आबादी है हमारे पास, यूएनओ के बजट में योगदान भी देता है। मतलब भारत ऐसा नहीं करता कि यूएनओ में अगर उसको सदस्यता नहीं मिली तो वो यूएनओ से सारा रिश्ता नाता तोड़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा क्या करता है, बजट में योगदान देता है। साथ ही हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मानवाधिकार का सम्मान है, सभी चीज़ें हैं। अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखें तो भी भारत बहुत खूबसूरत है, विविधताओं का देश है। भारत की क्या है, बहुत ज़्यादा विशेषता है। फिर संस्कृति यहाँ की बहुत अच्छी है, पूरे विश्व में लोकप्रिय है भारत की संस्कृति। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी विश्व में विविधता है। तो आप देखो कि भारत क्या विविधताओं का देश है। यहाँ इतने ज़्यादा जो लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, मानवाधिकार की रक्षा हम करते हैं, सम्मान करते हैं, यूएनओ की बातों को भी मानते हैं, ठीक है। तो हर क्षेत्र से हम अच्छे हैं, है ना, हर दृष्टि से देखें तो। फिर इसलिए कहा जाता है कि भारत को क्या करना चाहिए, यूएनओ में सदस्यता देनी चाहिए। तो यही कुछ मुद्दे हैं। फिर आप देखो कि मैं आपको जैसे अभी मैंने बताया कि चाइना ने क्या किया, वीटो का यूज़ किया और भारत को सदस्य बनने से रोक दिया यूएनओ का। तो ऐसे आप देखो कि कितने देशों ने इसका कितनी बार यूज़ किया है। तो देखो रूस सबसे ज़्यादा बार यूज़ करने वाला देश है, जो कि 122 बार इसका यूज़ किया है। सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है जिसने 82 बार यूज़ किया, फिर ब्रिटेन जिसने 32 यानी 32 बार यूज़ किया, फिर फ्रांस जिसने 18 बार यूज़ किया और लास्टली आता है चाइना जिसने 4 बार यूज़ किया, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव में आप देखो ये तीनों तो बहुत कम चांसेस है पूछने के, लेकिन आपका ये पूछा जाता है, पहला रूस पूछा जाएगा यानी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम यानी चाइना के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आप देखो क्या वीटो पावर को ख़त्म करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि जब चाइना ने गलत यूज़ किया, भारत को सदस्य बनने से रोक दिया, तो क्या हमें वीटो को ख़त्म कर देना चाहिए, इसे ख़त्म करने से सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इसी बात पर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कि वीटो पावर को ख़त्म करने से अस्थायी सदस्यों की रुचि खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो कि जियो जब आया था, जियो जो सिम कार्ड है उसका ऑफर आया था, तो सभी लोगों ने इसे खरीदा, बहुत बड़े लेवल पे, है ना, इसका यूज़ किया, क्योंकि इसके पास क्या थी, बहुत अच्छी इसकी जो नेटवर्क थी वो बहुत अच्छी थी, इसका जो लागत था वो भी बहुत कम था, मतलब कम पैसे में अच्छा रिचार्ज था, तो सभी ने इसका यूज़ किया। तो हम क्या करते हैं ना कि किसी भी चीज़ के फ़ायदों को देखते हैं ना, अगर हम उसमें उसको हम यूज़ करें तो हमें चाहिए भी तो कि हमें क्या हो, थोड़ा सा उससे लाभ हो। तो वीटो से क्या होता है ना, लोगों जो देश है मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनको एक विशेषाधिकार दिया गया है, एक
अलग से पावर दी गई है, इसलिए उनकी रुचि है इसमें। जिस तरह जियो की रुचि थी लोगों में, उसी तरीके से यूएनओ के जो सदस्य हैं उनका वीटो के कारण इसमें इंटरेस्ट है, रुचि है। तो अगर इसे ख़त्म कर दिया जाए, अब आप सोचो कि जियो भी कोई ऑफर नहीं लाता, सिंपल सा उसी तरीके से महंगा वाला आता, तो सभी लोग उतने बड़े लेवल पे खरीदते क्या? नहीं खरीदते। तो कोई भी चीज़ अगर हमें क्या करना होता है ना कि को लालच देनी पड़ती है कि सभी लोग क्या करें, उसे जल्दी से माने। इसलिए यहाँ पे वीटो की लालच देकर इसमें देशों को शामिल किया गया। ठीक है, आप समझ रहे होगे बातों को। इससे कुछ नहीं होगा और ना ही वीटो वाले देश खत्म करने देंगे। और बिल्कुल सही बात है कि अगर हम यूएनओ के जो वीटो पावर उसको खत्म कर दें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, और ना ही जो वीटो वाले देश है वो इसे खत्म ही होने देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको तो विशेषाधिकार मिली है ना, और कोई अपने विशेषाधिकार को खत्म कैसे होने देगा। तो वही बात है, इसे खत्म करने के बजाय यूएनओ में सुधार का प्रयास करना चाहिए। वीटो पावर और भी देशों को देनी चाहिए, और इसे खत्म करने के बजाय हमें और देशों को भी ये पावर क्या करना चाहिए, देना चाहिए। और यूएनओ में जो भी सुधार की आवश्यकता है, मैंने अभी आपको बताया लास्ट वाले स्लाइड में, तो उन सभी जो हमारे सुझाव हैं उसको अपनाना चाहिए यूएनओ को, तब यूएनओ एक बेहतरीन संस्था बन पाएगी। अब देखो, एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ, एक ध्रुवीय मैंने आपको बताया था, मतलब क्या, जब अमेरिका ही एक महाशक्ति बची थी तो हम अमेरिका के लिए ही, मतलब जब एक शक्ति के लिए ही कोई संगठन काम करे तो वहीं पे हम वर्ड यूज़ करते हैं एक ध्रुवीय, यानी उसका ध्रुव क्या होता है, पोल जो होता है वो एक ही होता है। जैसे यूएसएसआर के बाद अमेरिका एकमात्र ताकतवर देश है, हम सभी जानते हैं। अमेरिका अपनी सैन्य तथा आर्थिक शक्ति के बल पर यूएनओ को अनदेखा करता है। ठीक है, यहाँ पे यूएनओ होगा। आप देखो कि अमेरिका की सैन्य शक्ति क्या है, बहुत बढ़ी चढ़ी है, और जो आर्थिक शक्ति है वो भी सबसे बेहतर है। तो अमेरिका ना इसी के बल पे यूएनओ की बातों को अनदेखा करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अमेरिका ने इराक पर एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो यूएनओ ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका उसे नज़रअंदाज करके इराक पर हमला किया था, कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये आप देखो कि वो उसकी बातों को अनदेखा करता है। इसके बावजूद भी यूएनओ में अमेरिका का एक खास प्रभाव है। अब आप सोचोगे क्यों? क्योंकि आप देखो कि यूएनओ में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है अमेरिका। अब उसे सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला देश है, तो अब कोई भी संगठन, यानी अब आप देखो कि जब उसे पैसे दे रहा है तो कोई भी आदमी क्या करना चाहेगा कि उस तरीके जहाँ से उसे फ़ायदा मिल रहा है उससे दूर नहीं होना चाहेगा। तो यूएनओ में जो बातें हैं ना वो बिल्कुल इसी तरीके की है कि यूएनओ को फ़ायदा होता है अमेरिका से, तो अगर वो अमेरिका की सदस्यता छीन लेगा, उसे हटा देगा, तो उसको क्या है कि उस तरीके से लाभ नहीं मिल पाएगा जिस तरीके से अमेरिका के साथ रहने पे मिल रहा है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है, हम सब जानते हैं, और इसका जो मुख्यालय है, आप देखो यूएनओ की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना, और न्यूयॉर्क क्या है कि अमेरिका की राजधानी है। तो ऐसे में क्या है ना, मतलब अमेरिका में स्थित है, सॉरी राजधानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसी कारण जब आप वहाँ पे आप स्थित हो तो आप अमेरिका को इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यूएनओ को अमेरिका को झेलना पड़ता है। यूएनओ में बहुत सारे नौकरशाह अमेरिकी नागरिक है, और यूएनओ के क्या है, बहुत सारे ऐसे नौकरशाह है जो अमेरिका के नागरिक है, क्योंकि इसकी आप जगह देखो वो वहीं पे है, हेड ऑफिस वहीं पे है। तो ये सब तो होगा ही। फिर एक वीटो पावर है अमेरिका के पास, और जब महासचिव बनने की बात होती है ना, सदस्य चुनने की, तो वहाँ पे भी आपको अमेरिका की बात में वजन दिखती है ना। तो यही सब कारण है कि हम कहते हैं कि यूएनओ बाकी देशों से ज़्यादा अमेरिका की पसंद को क्या करता है कि ध्यान में रखता है, इसको उसके हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। तो वजह यही सब है। ठीक है, फिर आप देखो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कुछ संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। तो अब आप देखो ये जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी, यानी यूएनओ से 1 साल पहले इसे तैयार किया गया था। लेकिन अब आप देखो कि इसका जो हस्ताक्षर है, मतलब इसे ऑर्डर पास कर दिया गया था 1944 में ही, लेकिन बनते बनते तैयार होते होते इसका टाइम क्या हो गया, 27 दिसंबर 1945 तक चला गया था। ठीक है, तो इसके स्थापना का डेट यहाँ पे आपको दिया गया है, आप अच्छे से याद कर लेना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। और या फिर इसका मुख्यालय आप देख लो वाशिंगटन डीसी में है, और इसके जो सदस्य हैं यही अमेरिका की राजधानी। ठीक है, फिर इसके जो सदस्य हैं वो है 188 लगभग, मतलब इसके अबाउट 188 सदस्य होंगे।
और इसका जो उद्देश्य है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा। तो ये क्या करती है ना कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देती है, यानी पैसे से मदद करती है, व्यापार नीति को लागू करती है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में संतुलन स्थापित करती है। मतलब आप देखो जो विश्व लेवल पे व्यापार होते हैं, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विश्व व्यवसाय संगठन, तो इस तरीके से क्या करती है, ये काम करती है कि जो भी व्यापार है विश्व में उन सभी के बीच आपस में ये जो संतुलन होता है ना, वो बनाए रखे, बैलेंस बनाए रखे। वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, और जो वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख किसका काम होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता है। फिर विश्व बैंक, इसके बारे में भी आपने कई बार सुना होगा। इसकी स्थापना भी 1945 में भी हुई थी और इसकी भी जो राजधानी है, यानी मुख्यालय है, सॉरी राजधानी नहीं, मुख्यालय का है वो वाशिंगटन डीसी में ही है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विकासशील देशों की मदद करना और लोन देना, यानी जो विकासशील देश हो गए भारत की तरह, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो इन सभी का क्या है, विकास में मदद करना और इन्हें विकास के लिए लोन देने का काम करती है विश्व बैंक। उसने भारत को भी कई बार पैसे से मदद की है लोन देकर। और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा तथा शहरी विकास आदि के लिए पैसे देता है। और ये क्या करता है कि देखो शिक्षा के लिए पैसे देता है, स्वास्थ्य के लिए या फिर पर्यावरण सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी समस्या है। और अब देखो कि जो ज़्यादा गरीब देश होते हैं, करीब नहीं, यहाँ पे गरीब होगा, ठीक है, बहुत लिखना पड़ता है तो कुछ क्या होता है कि वर्ड इधर उधर हो जाता है, तो गरीब देशों को लोन वापस भी नहीं देता। आप देखो ये काम ये बहुत अच्छा करता है कि अगर वो किसी ज़्यादा गरीब देश जैसे भूटान हो गया, मालदीव हो गया, देखो बहुत छोटा है ये, तो अगर वो इस तरीके के देश की मदद करता है ना तो उससे वापस पैसे लेता भी नहीं है। तो ये विश्व बैंक बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। फिर आप देखिए विश्व व्यापार संगठन, अभी मैंने इसी के बारे में बताया, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, ठीक है। और इसका उत्तराधिकारी है गेट, यानी ये गेट का उत्तराधिकारी है। गेट का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। और आप देखो कि इसका जो उद्देश्य है ना वो है व्यापार के नियम बनाना। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो ट्रेड यानी व्यवसाय से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं, नियम होते हैं, उसको बनाता है, व्यापार में मदद करता है और मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देता है। यानी जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो वो फ्री टैक्स कर पाए, यानी जो एक्स्ट्रा खर्च लगता है उन्हें, उसके बिना वो आपस में व्यापार कर पाएँ। तो इस तरीके के रूल जो होते हैं, नियम होते हैं, वो कौन बनाता है, तो विश्व व्यापार संगठन बनाता है, ठीक है। अब देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये पूछा जाता है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार, आप इस बार का भी अगर आप देखोगे, सॉरी इस बार नहीं मतलब लास्ट बार का क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि स्वयं सेवी संगठन है ये, और ये मानवाधिकार की रक्षा करता है। और क्वेश्चन में यही आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध है, तो आंसर आपका होगा मानवाधिकार से, ठीक है। ये स्वयं सेवी संगठन है, मतलब स्वयं सेवी क्या होता है ना, मतलब ये किसी देश से या किसी सरकार से नहीं जुड़ी होती है, ये खुद काम करती है, ठीक है, अपने मतलब क्या कहूँ मैं, अपनी जो भी उसमें ज़रूरत होती है वो खुद उसे पूरा करती है और अपने दम पे वो काम करती है, ठीक है। जागरूक करना इसका काम है, लोगों को जागरूक करती है। ये मानवाधिकार मतलब अगर आपके साथ, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब लोगों के साथ कुछ गलत भी होता है ना, फिर भी वो उसके बारे में बताने से डरते हैं, है ना, तो वे यही करती है कि जागरूक करती है लोगों को। आप देखो कि ग्राहक जो होते हैं उनको भी आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि गलत सामान दे दिया जाता है, एक्सपायर सामान दे दिया जाता है जिनसे उन्हें हानि पहुंचती है, या फिर बहुत तरीके से मानव अधिकार का क्या होता है, हनन होता है, आपको दिखेगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, लोगों को जागरूक करना, मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट छापना, और या फिर सरकार अगर कहीं पे दुर्व्यवहार कर रही है, जैसे आप देखो पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखती, वो जनता पे मतलब आप देखो एक निरंकुश शासन की तरह वो काम करती है पाकिस्तान की सरकार। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो वहाँ पे काम करती है, ठीक है, और लोगों को बताती है कि किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा, आप देखो हमने बहुत जल्दी 38 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। अगर आप 38 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका तैयारी क्या है बहुत स्पीडली हो जाएगा। देखिए ह्यूमन राइट वॉच,
ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ये भी एक स्वयंसेवी संगठन ही है और ये भी क्या है, मानवाधिकार की रक्षा करती है। अमेरिका के सबसे बड़ा संगठन है, ये संगठन जो है ना वो अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है और मीडिया का ध्यान अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। मतलब अगर कहीं पे, अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बारूदी सुरंग पर रोक, बारूद का जो बहुत ज़्यादा सुरंग जो हो रहे हैं है ना, उस पर रोक लगाती है। अब आप देखो छोटे छोटे उम्र के जो सैनिक होते हैं, बाल सैनिक 18 साल के अंडर के जो अगर होते हैं, अंडर एज के, तो इस तरीके के जो भी जहाँ पे आप उनको लगता है कि वो उल्लंघन हो रहा है मानवाधिकार का, तो मीडिया का ध्यान खींचती है ये उसकी तरफ कि आप क्या करो कि वहाँ पे देखो गलत चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए न्याय की मांग करो। तो ये भी एक बहुत अच्छी तरीके से स्वयंसेवी संगठन है जो काम कर रही है। तो ये थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, सॉरी, ह्यूमन राइट वॉच। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर से इससे ज़्यादा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है ना, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं आपके, क्योंकि मैंने सारा चैप्टर ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जो भी इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ाया है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो और इसी तरह आप बस घर पे रह के पढ़ते रहो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाय बाय, टेक केयर।